सिर्फ 10 हफ्ते में भारत ने 38.5 बिलियन डॉलर्स यानी 3.2 लाख करोड़ रुपए अपने फॉरेन रिजर्व से गवा दिए। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि 10 मई को हैदराबाद में एक इवेंट में से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को संबोधित किया और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो नॉर्मली एक प्राइम मिनिस्टर नहीं कहता, और मोदी जी के कहने के बाद हालात और सुधरने की बजाय और खराब हो गए। 10 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमें फॉरेन रिजर्व्स को बचाना होगा, लेकिन उसके बाद से ही इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले वीक होता जा रहा है और इस टाइम पर इंडियन रुपीस अपने लोएस्ट लेवल पर आ गया है। और सिर्फ रुपया वीक नहीं हुआ, इंडियन स्टॉक मार्केट भी 11 तारीख से लगातार नीचे आता जा रहा है और पिछले 5 दिनों में 1.30% की गिरावट दर्ज की है। सो इस वीडियो में मोदी जी ने जो भी बातें कही उन बातों को समझेंगे और इन बातों का देश पर क्या असर पड़ेगा उनको भी समझेंगे, एंड साथ ही एक आम निवेशक को क्या करना चाहिए ये भी जानेंगे। देखते रहिए। तो मोदी जी ने टोटल 7 बातें कही। नंबर 1, पेट्रोल और डीजल का यूज कम से कम करना है, इसकी खपत को रोकना है। इसके कंपैरिजन में आपको मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना है। नंबर 2, वर्क फ्रॉम होम को आपको प्रायोरिटी देनी है। जितना हो सके आप घर से काम करिए, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, अगर आप किसी विदेश यात्रा का प्लान कर रहे हैं, कहीं पर घूमने जाना चाहते हैं आप दूसरे देश में, तो वो जाना भी आप 1 साल के लिए अवॉइड करिए। नंबर 4, अगर आप सोना खरीदने का प्लान कर रहे हो तो उसे भी आप 1 साल तक के लिए अवॉइड करिए, खास करके ज्वेलरी फॉर्म में, यानी आप जो गहने खरीदते हो उसे 1 साल तक के लिए अवॉइड करिए। नंबर 5, जो भी आप खाना बनाने के लिए अपने घर में तेल यूज करते हो उसके यूज को भी थोड़ा कम करिए। नंबर 6, जो भी कृषि उत्पादन में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होता है इसके यूज को कम करना है और इसके कंपैरिजन में जो देसी खाद है यानी जो नेचुरल खाद है इसके यूज को बढ़ावा देना है। नंबर 7, जो भी आप फॉरेन ब्रांड्स यानी जो विदेशी ब्रांड्स हैं उनके प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो सकता है वो कोई कपड़ा हो या कोई भी ऐसी चीज हो जो आप डेली यूज करते हो, आगे से उसके कंपैरिजन में इंडियन प्रोडक्ट्स का यूज करिए जो इंडिया में बनाए जाते हैं। अब इन पॉइंट्स को सुन के लोगों में पैनिक होना शुरू हो गया क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम पेट्रोल रुपीज में खरीदते हैं, सोना रुपीज में खरीदते हैं, अगर हम विदेशी ब्रांड्स के कपड़े भी यूज करते हैं तो वो भी हम इंडिया में रुपीज में खरीदते हैं, हम खाने का तेल भी रुपीज में खरीदते हैं। तो फिर हम सारी चीजें जब रुपीज में खरीद रहे हैं तो हमारा फॉरेन रिजर्व्स कम कैसे हो रहा है? अब इसको समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। अब आप अकेले नहीं हो जो ये चीजें नहीं जानते, ऑलमोस्ट 90% लोग ये सारी चीजें नहीं समझते। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा। आप अपनी बाइक लेकर गए किसी भी पेट्रोल पंप पर, आपने वहां पर 100 रुपए का अपनी बाइक में पेट्रोल भरा लिया। अब आपने उसे पेमेंट किया रुपीज में। अब वो पंप कोई भी हो सकता है, IOC या BPCL या HP, कोई भी पंप हो सकता है, चाहे वो रिलायंस का हो। आपने उसे पेमेंट कर दिया 100 रुपए का रुपीज में। अब आप एक चीज समझिए कि जो पेट्रोल और डीजल है ये आता कैसे है। तो जितनी भी जो ऑयल कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल कंपनीज, ये क्रूड ऑयल में से फिल्टर करके पेट्रोल, डीजल, LPG या फ्यूल जेट, ये सारी चीजें इसमें से निकालती हैं और उसके बाद इन सारी चीजों को मार्केट में बेचती हैं। लेकिन इन प्रोडक्ट्स को इंडिया में सेल करने के लिए इनके पास क्रूड ऑयल का होना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये सारे जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो क्रूड ऑयल से निकलते हैं। अब क्रूड ऑयल ये कंपनी बाहरी देशों से इंपोर्ट करते हैं, यानी हम बाहरी देशों से क्रूड ऑयल खरीदते हैं। कौन से देशों से खरीदते हैं? UAE है, सऊदी अरेबिया है, इराक है, ईरान है, रशिया है। हम इन देशों से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। अब ये जो सारे जो देश हैं ये क्रूड ऑयल सिर्फ और सिर्फ US डॉलर में ही बेचते हैं। तो अब प्रोसेस कुछ ऐसी है कि आपने 100 रुपए का पेट्रोल अपनी बाइक में भरवा लिया, आपने 100 रुपए का पेमेंट कर दिया जिस भी आपने पंप से पेट्रोल भरवाया उसको। अब ये 100 रुपए में से ये कंपनी अपना प्रॉफिट वगैरह निकालेगी क्योंकि इसका भी तो खर्चा आया होगा। तो फॉर एग्जांपल इसने 5 रुपए निकाल लिए एंड 95 रुपए का इसने क्रूड ऑयल बाहरी देश से खरीदा था, किसी भी देश से। तो अब ये जो 95 रुपए हैं ये इसको बाहर भेजने हैं। तो इसके लिए जो 95 रुपए हैं ये इसको पहले डॉलर में कन्वर्ट करेगी ये कंपनी। तो यहाँ पर 95 रुपए का $1 है फॉर एग्जांपल। तो इसने अब 95 रुपए दे दिए सरकार को और उससे $1 ले लिया। अब ये $1 उस देश को देना होगा जहां से इसने क्रूड ऑयल को खरीदा है। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि आपका 1 लीटर पेट्रोल खरीदना भी इंडिया से $1 को बाहर ले जाता है। अब इसको बड़े स्केल पर सोचो। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इंडिया ने 134.7 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। ये एक सिंगल नंबर है जिसपे इंडिया का सारा पेट्रोल, डीजल, LPG या फ्यूल जेट, ये सारे जो ईंधन है ये इस नंबर पर डिपेंड करते हैं और इसका 87% हम इंपोर्ट
करते हैं और बाकी का 13% हम खुद से प्रोड्यूस करते हैं। मतलब हम एक ऐसी कंट्री हैं जो एक कार चलाने के लिए भी ग्लोबली डिपेंडेंट है। अब आप इमेजिन करो कि ऑयल प्राइस $74 प्रति बैरल से $107 प्रति बैरल हो जाए सिर्फ 10 हफ्ते में, और अगर हमें उतना ही क्रूड ऑयल खरीदना है और दाम 40% बढ़ गए तो उतने ही क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए अब हमें $40% एक्स्ट्रा देना होगा। एंड ये वही एक्स्ट्रा डॉलर है जो इस टाइम पर फॉरेन रिजर्व से निकल रहे हैं। एंड इसी तरीके से हम गोल्ड भी इंपोर्ट करते हैं, इसी तरीके से हम जो खाने का जो कुकिंग ऑयल होता है वो भी इंपोर्ट करते हैं। एंड इसी तरीके से जब आप किसी फॉरेन कंट्रीज में जाते हो घूमने के लिए तो तब भी आपको इंडियन रुपीस है वो डॉलर में कन्वर्ट कराने होते हैं, क्योंकि आप दूसरे देश में जाते हो तो आपको वहां की करेंसी लेनी होती है। एंड यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से फॉरेन रिजर्व्स $728 बिलियन से गिर के $690 बिलियन पर आ गए बिना आपकी गलती के। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये सारी कंट्रीज सिर्फ डॉलर में ही हमें क्रूड ऑयल क्यों बेचती हैं, आखिर इस नोट में इन्हें प्रॉब्लम क्या है? तो इस नोट में प्रॉब्लम नहीं है, इसको जानने के लिए आपको 52 साल पीछे जाना होगा। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तब कुछ कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अब रिजर्व करेंसी क्या होगी, और उस टाइम पर डॉलर को चूज किया गया। उसका रीजन सिंपल था, क्योंकि अमेरिका के पास उस टाइम पर दुनिया का 70% सोना था, यानी गोल्ड था। तो उस टाइम पर डॉलर को गोल्ड से लिंक किया गया, $35 पर आउंस। लेकिन 1971 में यूएस वियतनाम वॉर का खर्चा इतना हो गया कि उनके पास अब इतना सोना ही नहीं था जितने उन्होंने डॉलर्स प्रिंट कर दिए थे। इसकी वजह से 15 अगस्त 1971 को रिचर्ड निक्सन टेलीविजन पर आए और उन्होंने ये अनाउंस किया कि आज के बाद गोल्ड का डॉलर से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जो डॉलर है उसके बैकएंड में अब गोल्ड नहीं है। एंड आज भी इसे निक्सन शॉक कहा जाता है। सिर्फ एक ही रात में दुनिया की रिजर्व करेंसी का बैकिंग चला गया। तो लॉजिकली इसके बाद डॉलर को कोलैप्स हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 1974 में सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिका ने एक डील की। डील काफी सिंपल थी। अमेरिका सऊदी अरेबिया की सुरक्षा की गारंटी लेगा, यानी कि वो उसे आर्म फोर्स देगा, वेपन्स देगा एंड उसकी सुरक्षा करेगा। इसके बदले में सऊदी अरेबिया अपना सारा क्रूड ऑयल सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में बेचेगा और किसी करेंसी में बिल्कुल नहीं। एंड सऊदी अरेबिया ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, जिसकी वजह से सारे ओपेक कंट्री अब इस चीज को फॉलो करने लगे, जिसकी वजह से यूएस डॉलर अब पेट्रो डॉलर बन गया। अब आप एक चीज सोचो, क्योंकि क्रूड ऑयल सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में बिक रहा है तो अब हर कंट्री की मजबूरी बनती है कि उसे यूएस डॉलर अपने फॉरेन रिजर्व्स में रखना पड़ेगा, चाहे वो कंट्री इंडिया हो, जापान हो या चाइना हो, चाहे उन कंट्रीज का अमेरिका से कोई भी लेना देना नहीं हो, तब भी उन्हें अपने फॉरेन रिजर्व्स में यूएस डॉलर को रखना पड़ेगा। अगर उनके पास यूएस डॉलर नहीं होगा तो फिर वो किसी भी कंट्री से क्रूड ऑयल नहीं खरीद पाएंगे। एंड यही वजह है कि आज भी दुनिया की 58% फॉरेन रिजर्व करेंसी यूएस डॉलर है। यूएस इकोनॉमी की वजह से नहीं, 1974 की उस एक डील की वजह से। तो अब मोदी जी ने क्या बातें कही उनका सेंस समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में $72 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया एंड ये सारा पेमेंट डॉलर्स में हुआ। अगर इस अपील के बाद सिर्फ 10 से 15% भी डिमांड कम हो जाती है तो उस केस में भी 7 से 10 बिलियन डॉलर्स का फायदा होगा। एंड इसकी वजह से ही गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को भी 15% कर दिया गया है, क्योंकि इसकी वजह से गोल्ड लोगों के लिए महंगा हो जाएगा एंड उसकी वजह से लोग सोने को कम खरीदेंगे। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से स्मगलिंग का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन इस टाइम पर गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ फॉरेन रिजर्व्स को बचाने पर पूरा फोकस है। अब क्रूड ऑयल को देखते हैं। इंडिया टोटल $134.7 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर इस अपील के बाद सिर्फ 5% भी डिमांड में कमी आती है तो उस केस में भी 6 से 7 बिलियन डॉलर्स का फायदा होता है। ये एग्जैक्ट सही नंबर नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सेंस लेने के लिए आप देख सकते हो। एंड मेट्रो का यूज करना, कार पूलिंग करना या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना भी डिमांड में कमी लाता है एंड इन सब की वजह से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम हो जाता है। अब फॉरेन ट्रिप्स पर चलते हैं। भारतीय लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में विदेश जाकर $31.7 बिलियन खर्च किए। अगर इसमें से 20% लोग भी अपनी फॉरेन ट्रिप को पोस्टपोन करते हैं तो इस केस में हमें $6 का फायदा होगा। अब कुकिंग ऑयल को देखते हैं। हम $19.5 बिलियन का कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अगर हम इसमें 10% की भी कमी लाते हैं तो उस केस में हमें $2 बिलियन का फायदा होगा। ये उनके कंपैरिजन में आपको छोटा अमाउंट लग सकता है, लेकिन ये काफी बड़ा अमाउंट है। अब वर्क फ्रॉम होम को देखते हैं। वर्क फ्रॉम होम करने से कम्यूटिंग में गिरावट आती है और कम्यूटिंग से पेट्रोल डीजल की डिमांड घटती है, और अगर पेट्रोल डीजल की डिमांड घटती है तो फिर वही चेन पूरी अप्लाई होती है। अब आप ये सारी चीजें कंबाइन करके देखो। अगर ये
सारी चीजें मिलाकर 15 से 20% भी डिमांड में कमी लेकर आती हैं, तो उस केस में हम 20 से 25 बिलियन डॉलर्स हम एक साल में अपने फॉरेन रिजर्व्स में बचा सकते हैं। एंड इन सब की वजह से रुपए की वैल्यू को स्टेबल होने में हेल्प होती है। तो अब बात करते हैं कि एक आम निवेशक को इस समय क्या करना चाहिए। देखो, इंडियन मार्केट अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन इसका कोई एक रीजन नहीं है, इसके मल्टीपल रीजन हैं। और जो मार्केट कुछ परफॉर्म कर भी रहे हैं, वो यूएसए है या ताइवान का मार्केट परफॉर्म कर रहा है या कोरियन मार्केट परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पर एक मेन फैक्टर ये है कि वहाँ पर एआई की थीम चल रही है और इंडियन मार्केट में एआई से रिलेटेड कोई भी कंपनी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन मार्केट अब आगे चल के कभी परफॉर्म ही नहीं करेगा। हमने देखा हुआ है कि मार्केट पास्ट में कुछ शॉर्ट टर्म के लिए गिर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म में वो परफॉर्म नहीं करेगा। शॉर्ट टर्म की फ्लक्चुएशंस कुछ टाइम के लिए आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक अपना पैसा निवेश करना चाहते हो एंड लॉन्ग टर्म तक आप एसआईपी के थ्रू पैसा निवेश कर रहे हो, तो फिर वहाँ पर ये शॉर्ट टर्म की जो फ्लक्चुएशंस हैं ये ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। एंड एक चीज़ मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि हमेशा अपना पैसा किसी भी एक एसेट क्लास में निवेश मत करिए, उसको अच्छे से डाइवर्सिफाई करिए। सारे एसेट क्लास में अपना पैसा डाइवर्सिफाई करोगे तो वहाँ पर आपका जो रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी कम हो जाता है। आपका कुछ पैसा डेट में निवेश होना चाहिए, आपका कुछ पैसा गोल्ड में निवेश होना चाहिए, कुछ पैसा सिल्वर में निवेश होना चाहिए, कुछ इक्विटी में, और कुछ आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अपने पैसे को अच्छे से डाइवर्सिफाई करिए, वहां पर आपका रिस्क काफी कम हो जाता है। और अब अगर मोदी जी ने बोल दिया है तो गोल्ड से थोड़ा दूर रहिए। और एक चीज हमेशा याद रखिए, अपने आप से पहले हमेशा देश को रखिए। ये टाइम बहसबाजी करने का नहीं है, ये टाइम हमें अपने देश के साथ खड़े होने का है। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।